हेलो साथियों, नमस्कार। मैं निशांत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। और आज का पहला प्रश्न है कि भारत के ऊपर है। भारत आकार में विश्व का कौन सा देश है? ऑप्शन ए 5वां, ऑप्शन बी 6वां, ऑप्शन सी 7वां, ऑप्शन डी 8वां। बताइए साहब क्या है? अगर आप जनसंख्या की बात करें, किसकी बात करें? सबसे पहले जनसंख्या, पहले भारत के विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। किसके विषय में? भारत के विषय में हल्का सा जान लेते हैं कि भारत के विषय में क्या है। तो अगर देखिए कहा जाए तो जो भारत अवस्थित है, जैसे अगर आप एक चार्ट बनाएंगे तो जो भारत अवस्थित, जैसे अगर अवस्थित है तो ये यहाँ पे है, यहाँ पे है। तो मतलब ये हम कह सकते हैं कि भारत जो है उत्तरी पूर्व, अगर आपसे पूछा जाए तो कहाँ स्थित है, तो आप कहेंगे साहब भारत जो है ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। एक तो ये हो गया। उसके बाद अगर आपसे ये पूछा जाए कि साहब ये जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, कहाँ से कहाँ तक स्थित है, तो इसके विषय में ये कई जगह प्रश्न आ चुका है। तो ये 8 अंश 4 मिनट से लेकर उत्तर से लेकर के 36 अंश 6 मिनट उत्तर अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, और उसके बाद 68 अंश 7 मिनट से पूर्व से लेकर के, किससे? पूर्व से लेकर के 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक ये फैला हुआ है। बात क्लियर है? ठीक है। अब देखिए, अगर जनसंख्या की बात करें, जनसंख्या में वर्तमान में, जनसंख्या के मामले में, किस मामले में? जनसंख्या में भारत प्रथम है। क्या है? प्रथम है। अभी चीन को पीछे छोड़ के जस्ट हाल ही में बना हुआ है ना। अब फिर अगर आपसे आकार में पूछा जा रहा भैया, तो आकार में जान लीजिए कौन कौन से देश हैं। पहले ऐसे जान लीजिए आकार में देश, है ना। अब देखिए कैसे। सबसे पहले कौन सा है सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल का है? वो है आपका रूस। कौन है? वो आपका रूस है। उसके बाद क्या है? रूस के बाद कनाडा आता है। कौन आता है? कनाडा, है ना। रूस के बाद कनाडा, कनाडा के बाद आता है आपका चीन। ये याद कर लीजिएगा किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आप वनडे की तैयारी कर रहे हैं या पीसीएस लेवल की तैयारी कर रहे हैं, सब में ये प्रश्न पूछा गया है। चीन के बाद अमेरिका आता है। क्या आता है मेरे दोस्त? अमेरिका आता है। उसके बाद अमेरिका के बाद आता है ब्राज़ील। क्या? ब्राज़ील आता है। और ब्राज़ील के बाद मेरे भाई ऑस्ट्रेलिया आता है। इसमें कुछ लोग कंफ्यूजन रहता है कि साहब ऑस्ट्रेलिया पहले आता है, ब्राज़ील बाद में आता है। तो मेरे दोस्त, ब्राज़ील पहले आता है, ऑस्ट्रेलिया बाद में आता है, और उसके बाद आता है अपना क्या? भारत। तो आप देख लीजिए, पहले नंबर पे कौन है? रूस है। दूसरे पे कनाडा, तीसरे पे चाइना, चौथे पे अमेरिका, पांचवें पे ब्राज़ील, छठवें पे कौन है? ऑस्ट्रेलिया। तो भारत किस नंबर पे है मेरे दोस्त? भारत 7वें नंबर पे है। तो भैया यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा है? देखिए ये भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब ये नॉर्मल किसी भी एग्जाम में आता है, भारत का दक्षिणी बिंदु कौन है? तो भैया देखिए, पहला ऑप्शन आपको दिया कन्याकुमारी, दूसरा ऑप्शन आपको रामेश्वरम, तीसरा पॉइंट आपको दिया इंदिरा पॉइंट, और चौथा है पॉइंट कोलिमर। अब थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए अगर हम ये भारत बनाए, यहाँ पे भारत मतलब ये इधर उत्तरी दक्षिणी बिंदु अगर हम बनाए, तो सबसे पहले देखिए अगर हम पूर्वी बिंदु की बात करें, जैसे यहाँ पे ईस्ट है, यहाँ पे वेस्ट है, यहाँ पे आपका नॉर्थ है, और यहाँ पे आपका साउथ है। बात क्लियर है? तो जो पूर्वी बिंदु है मेरे दोस्त, उसका नाम है किवीथू। क्या नाम है? किवीथू नाम है। आपको याद है किवीथू? और ये पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। अब देखिए पश्चिमी बिंदु पे आते हैं, तो पश्चिमी बिंदु कौन सा है? गौर माता है। कौन सा है? गौर माता। ठीक है, गौर माता। ये कहाँ पड़ता है? तो भैया ये पड़ता है आपके गुजरात में। कहाँ पड़ता है? गुजरात में। तटरेखा वाला सबसे लंबा राज्य है मेरे भाई गुजरात। उसके बाद आपका उत्तरी बिंदु अगर देखा जाए, तो उत्तरी बिंदु है इंदिरा काल। कौन सा है? इंदिरा काल है। और इंदिरा काल है कहाँ पे भैया? तो इंदिरा काल जो है सियाचिन का ग्लेशियर। कहाँ पे? सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर
बात क्लियर है, सियाचिन के ग्लेशियर है। उसके बाद अगर दक्षिणी बिंदु की बात करें तो भैया दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट। क्या है? इंदिरा पॉइंट है ना, इंदिरा पॉइंट। इसी को और क्या यूपी पुलिस में पूछा गया था, ग्रेट निकोबार इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेट निकोबार बोलते हैं, ग्रेट निकोबार बोलते हैं, है ना, या बड़ा निकोबार द्वीप बोलते हैं। बड़ा निकोबार ये है कहाँ पे? ये है कन्याकुमारी, कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। बात क्लियर है? कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। तो भैया आपका यहाँ से अगर ये प्रश्न पूछा गया कि दक्षिणी बिंदु कौन है, तो आपको पता है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं भैया। अगला प्रश्न कौन सा है? निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश, भैया कौन सा देश है, बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो ऑप्शन ए दिया गया मेघालय, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी मिजोरम। तो बताइए इसमें कौन सा प्रश्न आपको लग रहा है, कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है कि ये बांग्लादेश से सीमा नहीं बनाता है ना? चलिए अगर देखा जाए, पहले हम यहाँ बांग्लादेश लिख लेते हैं, थोड़ा सा अगर नक्शे से पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा। ये बांग्लादेश हो गया भैया। अब बांग्लादेश ऐसे घेर दीजिए बांग्लादेश को आप, है ना, बांग्लादेश को। अब यहाँ पे आप सबसे पहले तो जाहिर सी बात है पश्चिम बंगाल तो अंडरस्टूड है, पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल तो अंडरस्टूड हो गया। उसके बाद ऊपर आप यहाँ असम, यहाँ क्या करेंगे? असम, असम की राजधानी दिसपुर है। उसके बाद यहाँ आपका आ जाएगा मेघालय, मेघालय, और यहाँ पे आपका तीन ओर से घिरा राज्य त्रिपुरा, और यहाँ पे आपका क्या आ जाता है? यहाँ पे आ जाता है मिजोरम। क्या आ जाता है मेरे दोस्त? यहाँ पे मिजोरम आ जाता है। तो देखिए यहाँ पे पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम ये बांग्लादेश से हैं। तो ऑप्शन देख लीजिए, मेघालय मिल रहा है, त्रिपुरा मिल रहा है, मिजोरम मिल रहा, मणिपुर है, मणिपुर मेरे दोस्त मणिपुर नहीं मिल रहा है। बात क्लियर है? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा? सही हो जाएगा। बात क्लियर है? मतलब ये क्या, इसकी रेखा नहीं मिलती है ना? मणिपुर, मणिपुर की सीमा किससे किससे मिलती है? तो मेरे भाई मेरे दोस्त म्यांमार से मिलती है। बात क्लियर है? तो आप इसको जान लीजिए, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न क्या भैया? भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी। कौन सी सीमा? डूरंड रेखा, मैकमोहन रेखा, मैगिनाट रेखा, या फिर आपका रेड क्लिफ? तो बताइए भैया। पहली बात तो ये डूरंड रेखा अगर आप कहेंगे तो पहले ये जो है भारत और अफगानिस्तान के बीच में थी, लेकिन अभी वर्तमान में क्या है? ये है पाकिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ये प्रश्न आ चुका है एसएससी में, अफगानिस्तान, और ये SCRT में बहुत अच्छे से दिया है इसके विषय में, है ना। तो अब देखिए मैकमोहन कहाँ पे है? तो भैया मैकमोहन जो है ये भारत और चीन के बीच में है, भारत और चीन के बीच में है। अगर मैगिनाट पूछा जाए ये किसके बीच में? तो ये फ्रांस और जर्मनी के बीच में है। किसके? फ्रांस और जर्मनी के बीच में है। तो भैया अब ये तो ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत, तो रेड क्लिफ इसमें है। तो ये किसके बीच है? ये भारत और पाकिस्तान। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा? सही हो जाएगा। चलिए अब कुछ और थोड़ा सा जान लेते हैं इसमें, जैसे और एक दो रेखा के विषय में जान लेते हैं। जैसे हिंडनबर्ग अगर आपसे पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए? हिंडनबर्ग अगर पूछ लिया जाए, हिंडनबर्ग ये पूछा गया, PCS का प्रश्न है। हिंडनबर्ग किसके बीच में भैया? तो ये जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। बात क्लियर है? जर्मनी और पोलैंड के बीच में है मेरे दोस्त, जर्मनी और पोलैंड के बीच में। फिर अगर आपसे मेन रहीम पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए मेरे भाई? मेन रहीम अगर आपसे पूछ लें तो मेन रहीम कहाँ है? रूस और फिनलैंड के बीच में है। किसके बीच में है? रूस और फिनलैंड के बीच में है। ठीक है, सबसे बड़ा अच्छा प्रश्न था अभी हाल ही में पूछा गया था, सीज फ्रायड। कौन सा? सीज फ्रायड रेखा। ये बहुत लोग नाम नहीं सुने थे, SSC ने इसको पूछ लिया, GD में भी पूछा गया प्रश्न था। ये किसके बीच में है? ये जर्मनी और फ्रांस के बीच में है मेरे दोस्त, जर्मनी और फ्रांस के बीच में है ना। फिर जैसे अगर आपसे पूछे 17वीं समांतर रेखा, समांतर रेखा है ना, 17वीं समांतर रेखा, तो भैया 17वीं समांतर रेखा किसके? वियतनाम, उत्तर वियतनाम और दक्षिण वियतनाम के बीच में है। ठीक है,
तो जैसे 38वीं आपसे पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए, 38वीं आपसे पूछ ले तो ये उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में है। बात क्लियर है, उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया के बीच में है। 49वीं पूछ लिया जाए तो आपका अमेरिका और उत्तरी अमेरिका और कनाडा के बीच में है। तो भैया इसका राइट आंसर अगर देखा जाए, इस प्रश्न का राइट आंसर आपका है डी। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, 5वां नंबर क्या है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसको कहते हैं, तो क्या कहते हैं भैया, ऑप्शन ए जुरैसिक भूखंड, ऑप्शन नंबर बी आर्यवर्त, ऑप्शन सी इंडियाना, ऑप्शन डी गोंडवाना। बताओ भैया इसका क्या आंसर होगा। आपको पता है एक आया था बहुत अच्छा सिद्धांत था, महाद्वीपीय सिद्धांत। क्या था, महाद्वीपीय सिद्धांत, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत था, सॉरी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, है ना। ये प्रश्न आया था यूपीपीसीएस में और बीपीएससी में पूछा गया था, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया था, तो ये अल्फ्रेड वेगनर ने, कहा जाए कि वेगनर ने इसको क्या किया था, ये सिद्धांत प्रतिपादित किया था। और इस सिद्धांत के अनुसार जो भारतीय स्थलखंड जिसमें भी ये विशाल भूखंड पूछा गया है, ये किसका पार्ट है, तो मेरे भाई मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर डी, ये गोंडवाना लैंड का पार्ट है। और ये किसके द्वारा सिद्ध हुआ है, तो ये सिद्ध हुआ है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के द्वारा। बात क्लियर है। अब जैसे कुछ राष्ट्रीय टाइप के लोग होंगे तो ये रामायण में दिखाया जाता है आर्यवर्त, तो ये सारी चीजें, तो इसको मारने का प्रयास करेंगे, लेकिन भैया ये गलत है, हमारा क्या है, ये सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है। अगला प्रश्न क्या है, और इसमें देखिए अगर आपको और जैसे अगला प्रश्न में सबसे पूछा गया है कि साहब हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश है, पर्वतपदीय ट्रांस हिमालय है, शिवालिक है, या फिर बृहत हिमालय है, या फिर अरावली है। बताओ भैया इसमें क्या आप सही मारेंगे। सबसे थोड़ा थोड़ा सबके विषय में जान लेते हैं, है ना। देखिए सबसे पहले हम अरावली के विषय में जान लेते हैं। अरावली, ऑप्शन नंबर डी जो हमारा अरावली, तो अगर इसके विषय में जाने तो ये गुजरात से लेकर के दिल्ली तक ये फैला हुआ है। जो अरावली चोटी है ये गुजरात से लेकर के, कहाँ से, गुजरात से लेकर दिल्ली तक, ये करीब 800 किलोमीटर तक फैली हुई है। ठीक है, इसका जो निर्माण हुआ है वो प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है, प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है इसका जो निर्माण है। ठीक है, इसकी जो ये अगर आप पूछा जाए अरावली किस प्रकार का पर्वत है, तो एक अवशिष्ट पर्वत है। कैसा है, अवशिष्ट पर्वत है मेरे दोस्त, अवशिष्ट पर्वत, या इसी को रेजिडिवल कहते हैं, रेजिडिवल कहते हैं, रेजिडिवल माउंटेन या रेजिडिवल पर्वत कहते हैं। क्या कहते हैं, रेजिडिवल पर्वत कहते हैं। बात क्लियर है। अब देखिए इसका जो राइट आंसर मेरे भाई मेरे दोस्त वो क्या है, वो आपका हो जाता है शिवालिक। बात क्लियर, ऑप्शन नंबर बी इसमें शिवालिक सही है। शिवालिक क्या है, हिमालय की, देखिए हिमालय की सबसे दक्षिण श्रेणी है। क्या है, सबसे दक्षिण श्रेणी है। ठीक है, इसको जो है शिवालिक श्रेणी या इसको बाह्य श्रेणी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बाह्य श्रेणी भी इसको बोलते हैं। बात क्लियर है। इसका निर्माण जो है, जैसे अभी हम लोग पढ़े, इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था, तो इसका निर्माण कब हुआ था, इसका निर्माण सेनोजोइक युग में हुआ था। किसमें, सेनेजोइक युग में हुआ था। और सेनोजोइक युग को ही क्या कहते हैं, इसको पूर्व प्लायोसिन कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्व प्लायोसिन कहते हैं मेरे दोस्त, पूर्व प्लायोसिन बोलते हैं। बात क्लियर है। तो और इसकी अगर ऊंचाई आपसे, जैसे बीपीएससी ने एक बार पूछ रखा था कि शिवालिक की ऊंचाई कितनी है, तो भैया ये 850 मीटर से 1200 मीटर तक इसकी क्या है, ऊंचाई है। इसका ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही हो जाएगा। चलिए अगला लेते हैं, 7वां नंबर, भारतीय मानक समय रेखा नहीं गुजरती है। कहाँ से भैया, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या उड़ीसा। देखिए अभी कुछ देर पहले एक प्रश्न आया था जो भारत के विषय में था, है ना। तो अगर आपसे यहाँ पूछे तो सबसे पहले हम ये देखिए, अगर भारत बनाएंगे तो ये हमारा जो है, जैसे यहाँ से अगर बनाए तो ये भारत है ना। तो ये अगर यहाँ से ऐसे जाए फिर ये, तो फिर यहाँ से ऐसे भारत बनेगा। बात क्लियर, थोड़ा सा गड़बड़ है। अब यहाँ से ये रेखा जा रही है, कौन सी, मानक समय रेखा। अब ये कहाँ से गुजरती है, तो 82.5 अंश। क्या,
82.5 अंश पूर्वी देशांतर। कहाँ से गुजरती मेरे भाई? 82.5 अंश पूर्वी देशांतर से गुजरती है। अब ये कहाँ कहाँ जाती है? तो सबसे पहले यहाँ आता है आपका उत्तर प्रदेश। बात क्लियर है? उत्तर प्रदेश के बाद यही हल्का सा यहाँ छूती है, कौन आता है? यहाँ आता है आपका मध्य प्रदेश, और यहीं पे यहाँ से हल्का छूता हो जाता है तो यहाँ पे क्या आता है? छत्तीसगढ़ आता है। कौन आता है? छत्तीसगढ़ आता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपका आ जाता है उड़ीसा। क्या आता है? उड़ीसा आ जाता है। और जब यहाँ उड़ीसा आ गया मेरे भाई तो यहीं पे क्या आ जाता है? यहाँ पे आ जाता है आपका आंध्र प्रदेश। अब देख लीजिए आप कितने राज्य हुए? 1 2 3 4 5। अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए कि भारत की मानक समय रेखा भारत की कितने राज्यों से गुजरती है तो आप क्या बताएंगे मेरे भाई? 5 बताएंगे। अब देख लीजिए आप, इसमें आंध्र प्रदेश भी है, उत्तर प्रदेश भी है, उड़ीसा भी है मेरे भाई। महाराष्ट्र क्या है? महाराष्ट्र ऑप्शन नंबर बी, ये आपका महाराष्ट्र, यही आपका जो है राइट आंसर है। बात क्लियर है? ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, महाराष्ट्र आपका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? हिमालय में निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय, अरावली, विंध्य या सतपुड़ा? अभी थोड़ी देर पहले इस पर चर्चा हुई थी कि कौन सी पर्वत श्रेणी सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है। बात क्लियर है? अब देखिए, अगर इस प्रकार अभी कुछ देर पहले आया था हिमालय का भाग, वहां पूछा गया था। किसका भाग पूछा गया था? हिमालय का भाग पूछा गया था। तो मेरे भाई अभी वहां पे जो हम लोग चर्चा कर रहे थे तो हमने बताया था कि सबसे प्राचीन जो है वो कौन सी है? सबसे प्राचीन अरावली है ना। हमने बताया था कि ये क्या है? यह एक अवशिष्ट पर्वत है। किसका? जैसे आपसे पूछा जाए अरावली पर्वत श्रेणी जो है वो किसका उदाहरण है? तो अवशिष्ट पर्वत या रेजिड्यूअल, है ना, रेजिड्यूअल। अब तो आपको नहीं भूलेगा, रेजिड्यूअल पर्वत है, अवशिष्ट पर्वत अरावली है। और क्या है? सबसे प्राचीन है। क्या है मेरे दोस्त? सबसे प्राचीन है। सबसे प्राचीन है। कब से कब तक ये माना गया है? तो इसकी जो आय है, अनुमानित आय, इसकी जो आयु है अनुमानित, वो भैया कब से कब तक है? वो है 600 से लेकर के 570 मिलियन ईसा पूर्व। मिलियन ईसा पूर्व। बात क्लियर है? ये 570 मिलियन ईसा पूर्व है। ठीक है, चलिए अब देखिए, अगर आप थोड़ा सा, जैसे विंध्य के बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं, हिमालय के बारे में थोड़ा सा, सॉरी सतपुड़ा के बारे में जान लेते हैं। तो ये दक्कन के पठार का एक भाग है। किसका भाग है? दक्कन के पठार का भाग है। दक्कन के पठार का क्या है? दक्कन के पठार का भाग है। बात क्लियर? दक्कन के पठार का भाग है। और ये कहाँ से कहाँ तक फैला है? तो भैया ये मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र तक फैला हुआ है। कहाँ से? मध्य प्रदेश से लेकर के महाराष्ट्र तक फैला हुआ है। ठीक है, अब इसमें जैसे पूछा जाता है इसकी ये कौन सी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं? तो यहाँ पर महादेव की पहाड़ियाँ। सतपुड़ा पे कौन सी पहाड़ी पाई जाती है? महादेव की पहाड़ी। और इस महादेव की पहाड़ी का सबसे उच्च चोटी कौन सी है? तो ये है धूपगढ़। क्या है? धूपगढ़ चोटी, ये सबसे उच्च चोटी है। चलिए भैया, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बारे में हम लोग पढ़ लिए। चलिए अब जैसे हिमालय के बारे में आपको पढ़ना है, तो हिमालय जो है, हिमालय का सर्वोच्च शिखर, जैसे यहाँ पे आपको हिमालय आ गया है तो भैया अब हम कहेंगे आप सर्वोच्च शिखर कौन सा है ना? सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो भैया सर्वोच्च शिखर कौन सा है? सर्वोच्च शिखर आपका माउंट एवरेस्ट है। क्या है? माउंट एवरेस्ट है ना, माउंट एवरेस्ट। अब माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो ये पूछ चुका है 8,848 मीटर। अब ये पूछ चुका था, अभी एमपी में पूछा है। क्या पूछा भैया? फीट में पूछ लिया। हम लोग तो मीटर रट लेते हैं, फीट में अगर पूछ ले तो क्या करेंगे आप? तो भैया इसकी ऊंचाई फीट में क्या है? 29028 फीट। बात क्लियर है? ये आपका फीट में। अब ये स्थित, जैसे पूछ लिया जाए हिमालय, ये सर्वोच्च शिखर जो है माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? भैया ये स्थित है आपका नेपाल में। बात क्लियर है? चलिए अब अगला प्रश्न लेते हैं भैया। अगला प्रश्न क्या है? 9 नंबर। अब पूछा क्या गया है भैया? महाराष्ट्र से कर्नाटक में पश्चिम घाट का क्या कहलाते हैं भैया? नीलगिरी पर्वत, सह्याद्री, दक्कन का पठार या इनमें से कोई नहीं? अब इसका जवाब दीजिए आप, इसमें क्या सही है ना? इसमें क्या, जैसे नीलगिरी है, दक्कन का पठार, इसमें क्या है? तो भैया आपको पता है कि महाराष्ट्र कर्नाटक का जो पश्चिमी घाट है वो क्या कहलाता है? सह्याद्री कहलाता है। 1 लाइन रट लीजिए। यूपी पुलिस से लेकर के यूपी एसआई तक, या अगर कहा जाए तो बिहार एसआई में भी ये प्रश्न पूछा गया था, सीधे सीधे प्रश्न पूछ लिया गया था। बात क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न लेते हैं।
अगला प्रश्न आ गया क्या, अभी ये पीईटी के एग्जाम में पूछा गया था, माउंट एवरेस्ट कहाँ है? तो भैया नेपाल में है, या भारत में है, या पाकिस्तान में है, या तिब्बत में। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग इसके विषय में भी चर्चा भी की है ना, तो अब इसके बारे में और डीपली चर्चा कर लेते हैं। तो आपको पता, अभी हमने बताया भी था आपको कि साहब जो माउंट एवरेस्ट है वो आपका कहाँ पे है? वो आपका है नेपाल में। ऑप्शन नंबर ए सही है। अभी थोड़ा सा जान लेते हैं माउंट एवरेस्ट के बारे में, ये क्या है। हमने अभी बताया आपको कि इसकी ऊंचाई क्या है, ऊंचाई क्या है 8,848 मीटर या 29028 फीट है इसकी ऊंचाई जो है ना। और ये कहाँ स्थित है? तो भैया ये नेपाल में स्थित है। कहाँ स्थित है? नेपाल में स्थित है। फिर अगर ये पूछा जाए कि प्रथम भारतीय महिला जो इस पर चढ़ी थी, है ना, प्रथम भारतीय महिला पर्वतारोही, इस पे चढ़ने वाली पर्वतारोही, तो वो कौन सी थी? तो वो थी आपकी बछेंद्री पाल, नाम सुने होंगे आप, है ना, बछेंद्री पाल थी। बछेंद्री पाल ये कब चढ़ी थी? तो ये 1984 में चढ़ी थी। ठीक है, 1984 में चढ़ी थी। अब ऐसा नहीं, अब प्रथम भारतीय है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम महिला कौन थी, क्या प्रथम महिला कौन सी थी? तो भैया प्रथम महिला जंको ताइबी थी। कौन थी? जंको ताइबी थी। ये कब चढ़ी थी? तो ये 1975 में ही चढ़ गई थी। फिर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 2 बार चढ़ने वाली भारतीय महिला, 2 बार चढ़ने वाली महिला कौन सी है? भारतीय महिला। क्या? भारतीय महिला। 2 बार चढ़ने वाली भारतीय महिला कौन है? तो भैया ये है आपकी संतोष यादव। कौन है? संतोष यादव। ये आपके 2 बार चढ़ी हैं। तो इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट थे वो आपको याद हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर इसका सही है। अगला प्रश्न लेते हैं 11 नंबर। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? चांगला जम्मू एवं कश्मीर, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश, सेला उत्तराखंड। बताओ ये इसमें क्या गलत है? चांगला जैसे अगर ये पूछा तो दर्रा पूछा जाता है ना, तो भैया बताओ चांगला दर्रा कहाँ पे है? तो चांगला दर्रा जाहिर सी बात है, ये तो अगर आप देखें तो जम्मू कश्मीर में ही है ना। चांगला दर्रा जो है ये जम्मू कश्मीर में, ये चांगला हो गया, जोजिला दर्रा हो गया, ये जम्मू कश्मीर वाला। रोहतांग दर्रा कहाँ पे है? तो भैया रोहतांग तो जाहिर सी बात है हिमाचल प्रदेश में ही है ना। रोहतांग हो गया। सीपकीला दर्रा आपसे पूछा जाता है, जैसे यहीं पे आपसे पूछ ले सीपकीला दर्रा। सीपकीला दर्रा कहाँ पे? तो ये भी यहीं पे है, हिमाचल प्रदेश में है। बोमडिला दर्रा अगर आपसे पूछ ले कहाँ पे है, तो जाहिर सी बात है अरुणाचल प्रदेश में है। बुमला अगर जिसे, ये तो बोमडिला है, अगर आपसे कभी लिख दिया जाए बुमला, तो बुमला दर्रा भी यहीं पे है। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, और अगर आपसे बोमडिला कह दिया तब वो भी अरुणाचल प्रदेश में है। अब ये सेला दर्रा जो है ये उत्तराखंड में नहीं मेरे भाई। सेला दर्रा कहाँ पे है? ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में है। तो इसका मतलब इसमें पूछा है कौन सुमेलित नहीं है ना। नहीं है पे विशेष गौर करिएगा। अभी वीडियो के एग्जाम में ऐसे प्रश्न आए थे और बहुत सारे ऐसे प्रश्न गलत हो गए जो सही होने चाहिए थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है? राइट आंसर है। ठीक है, जैसे अब उत्तराखंड यहाँ पे आ गया है, तो यहाँ का फेमस दर्रा कौन सा है? माना दर्रा। माना है, नीति है, उसके बाद क्या है? माना है, नीति है, उसके बाद लिपू लेख है। बात क्लियर है? माना, नीति, लिपू लेख, ये दर्रे कहाँ पे है? ये दर्रे आपके उत्तराखंड में है। चलिए फिर जैसे आपसे एक दर्रा और डिस्कस कर लेते हैं, जैसे नाथुला दर्रा। तो नाथुला दर्रा कहाँ पे भैया? नाथुला दर्रा आपके सिक्किम में है। ये फेमस दर्रे हैं, नाथुला दर्रा सिक्किम में है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए जेलेपला कहाँ पे है? क्या? जेलेपला। जेलेपला अगर आपसे पूछे तो ये भी कहाँ पे है? सिक्किम में है। ठीक है, अगर पाल घाट पूछ लें तो पाल घाट दर्रा। पाल घाट दर्रा, तो भैया पाल घाट दर्रा कहाँ पे है? ये आपका केरल में है। बात क्लियर है? केरल में है। अगर आपसे पूछ लें भोर घाट, कौन? भोर घाट पूछ लें, भोर घाट पूछ लें तो भैया ये कहाँ पे है? तो भैया भोर घाट कहाँ पे होता है? ये होता है महाराष्ट्र में। बात क्लियर है? तो आपका इतना मतलब एक प्रश्न आएगा तो आपको कम से कम 5 से 7 प्रश्न मैं आपको फैक्चुअल तैयार करा दूंगा, क्योंकि अगर एक प्रश्न आप पढ़ रहे हैं तो आपकी ऐसी तैयारी होनी चाहिए कि आप ऐसे प्रश्न कर ले जाएं। चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? केदारनाथ के दक्षिण में,
केदारनाथ मंदिर के पश्चिम में, केदारनाथ मंदिर के उत्तर में, केदारनाथ मंदिर के पूर्व में। बताओ भैया इसका क्या आंसर होगा? इसका जवाब दें तो मेरे भाई जो चौराबाड़ी ग्लेशियर है ये केदारनाथ के उत्तर में स्थित है। जब वहाँ भी आई थी बाढ़ आई थी, या अभी कुछ दिन पहले चल रहा था, अभी जैसे उत्तराखंड में किसा ये होने वाला वो होने वाला, तो ये चौराबाड़ी ग्लेशियर के विषय में चर्चा हुई थी, इसलिए मैंने इसको लेटेस्ट क्वेश्चन के रूप में लिया है, ताकि कहीं हो सकता है अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप गलत ना करें। केदारनाथ मंदिर कहाँ पे है? एक केदारनाथ मंदिर के उत्तर दिशा में है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं 13 नंबर। भारत में किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? भैया दे दिया है, ए आंध्र प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी तमिलनाडु और डी गुजरात। तो सबसे पहले हम चलिए जान लेते हैं कि कुल लंबाई, जैसे अगर भारत है तो भारत तटरेखा कुल लंबाई, तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है? तटरेखा कुल लंबाई भैया ये है 7500 किलोमीटर। बात क्लियर है? 7500 किलोमीटर है ये। अब देखिए अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इसका जो जैसे प्रादेशिक जल विस्तार कहाँ से कहाँ तक हमारा क्षेत्र है? प्रादेशिक जल विस्तार ये कहाँ से कहाँ तक है? तो ये भैया 24 समुद्री मील तक है। कहाँ तक है? 24 समुद्री मील तक है। अब देखिए तटरेखा पर राज्य, जिसे आपसे पूछे तटरेखा पर स्थित राज्य कितने राज्य हैं? तो ये 9 राज्य हैं। अब आइए चर्चा करते हैं 9 राज्य हैं कौन से। तो भैया सबसे पहला आता है गुजरात। क्या आता है? गुजरात आता है। गुजरात की जो सीमा है वो कितनी लंबी है? तो भैया 1214 किलोमीटर, 1214 कुछ किलोमीटर करके मैं ऐसे फैक्चुअल बता दे रहा हूँ आपको। फिर उसके बाद आता है आंध्र प्रदेश। क्या आता है? आंध्र प्रदेश आता है। आंध्र प्रदेश क्या कंडीशन है? तो भैया इसकी जो सीमा है वो 973 पॉइंट समथिंग किलोमीटर है। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है तमिलनाडु। क्या आता है? तमिलनाडु आता है। तमिलनाडु की सीमा कितनी भैया? तो ये 906 किलोमीटर है। उसके बाद आता है महाराष्ट्र। क्या आता है? महाराष्ट्र आता है। इसकी सीमा कितनी? 652.60 किलोमीटर, ये याद है। उसके बाद आपका केरल आता है। क्या आता है भैया? केरल आता है। केरल में क्या है? 569 किलोमीटर है। फिर उसके बाद आता है आपका उड़ीसा। क्या आता है भैया? उड़ीसा आता है। तो उड़ीसा कितनी सीमा है? 476 किलोमीटर। उसके बाद आता है आपका, उसके बाद यहाँ लिख लीजिए, उसके बाद आता है कर्नाटक। क्या आता है? ये नाटक करता है, जो कर्नाटक ये नाटक करता है, इसकी सीमा कितनी है? इसकी सीमा है 280 किलोमीटर। उसके बाद आता है आपका पश्चिम बंगाल, जो सीमा सटे हुए सबके भी समझा लीजिए। पश्चिम बंगाल आता है। पश्चिम बंगाल क्या है? 157 किलोमीटर। उसके बाद आता है क्या भैया? उसके बाद आता है गोवा। गोवा कितना है? 101 किलोमीटर। बात क्लियर है? तो भैया देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, मतलब पहले नंबर गुजरात है। गुजरात, आंध्र प्रदेश, मतलब अगर इसे आप याद कर लें तो गुजरात, आंध्र प्रदेश, उसके बाद तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, उड़ीसा, मतलब ऐसे GATMKO, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, उड़ीसा। इसको आप ऐसे याद कर लीजिए, इतना याद करेंगे, इससे बाहर तो नहीं पूछेगा। इसमें भैया आप देखें तो अगर दक्षिण भारत सबसे बड़ा राज्य पूछा जाए तो ये आंध्र प्रदेश हो जाता है, लेकिन ऐसे कौन सा? ऑप्शन नंबर डी सही है। अब गुजरात के बाद कौन आता है? आंध्र प्रदेश आता है। आंध्र प्रदेश के बाद कौन आता है? तमिलनाडु आता है। तमिलनाडु के बाद कौन आता है? महाराष्ट्र आता है। तो पहले नंबर पे ये होता है, दूसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे ये और चौथे नंबर पे आपका ये आ जाता है। बात क्लियर है? चलिए अब अगला प्रश्न लेते हैं 14 नंबर। क्या है भैया? तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम है कोरोमंडल है, या मालाबार है, या फिर आपका उत्तरी सरकार है, या फिर कोंकण है? इसका जवाब दीजिए भैया। देखिए जो कोरोमंडल तट है, तो कोरोमंडल जो तट है वो जैसे हम कोंकण की बात करें सबसे पहले, जैसे नीचे से आते हैं तो नीचे से कराएं तो कोंकण की बात करें तो भैया कोंकण जो है ये महाराष्ट्र, कहाँ से? महाराष्ट्र से लेकर के जो गोवा तक की सीमा है, महाराष्ट्र से गोवा क्या कहलाता है? वो कहलाता है कोंकण। और उत्तरी सरकार की अगर बात करें तो ये आंध्र प्रदेश से उड़ीसा, कहाँ? आंध्र प्रदेश से उड़ीसा
का जो तट है उसको उत्तरी सरकार तट कहा जाता है। ये कृष्णा नदी, और अगर आप थोड़ा सा और जाएंगे तो कृष्णा नदी, कौन सी? कृष्णा नदी, कृष्णा नदी से महानदी तक, कृष्णा नदी से महानदी तक ये जाता है, ठीक है। अब उसके बाद आपका आ गया मालाबार तट। मालाबार तट का क्या कंडीशन भैया? तो मालाबार तट जो है ये न्यू मंगलौर से लेकर के कन्याकुमारी तक है मेरे भाई, न्यू मंगलौर से लेकर कन्याकुमारी तक। और मालाबार तट प्रसिद्ध किसके लिए है? ये मसालों के लिए प्रसिद्ध है। गरम मसाले जो होते हैं मसालों के लिए प्रसिद्ध है। इसके लिए मसालों के लिए प्रसिद्ध है। तो 3 ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गए भैया, पहला ये बी, सी और डी। अब कोरोमंडल तट के विषय में जान लीजिए। तो भैया कोरोमंडल तट जो है ये तमिलनाडु से, यही जो लिखा है तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश तक है। और जो इसकी और अगर जानना चाहेंगे तो ये कन्याकुमारी से लेकर के, कहाँ? कन्याकुमारी से लेकर के कृष्णा नदी तक, कहाँ तक? कृष्णा नदी तक है ये। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इसमें क्या है? सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं भैया। 15 नंबर क्या है? 15 नंबर, भारत निम्नलिखित में से राज्य में से किस राज्य को उपजाऊ धरातलीय बेसिनों के कारण भारत का कोहिनूर कहा जाता है? तो भैया मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है या महाराष्ट्र है? जवाब दीजिए इसका। किसको कहा जाता है? ये इसलिए प्रश्न आया है क्योंकि जैसे अब आ गया मध्य प्रदेश, है ना, तो मध्य प्रदेश को हम लोग क्या बोलते हैं? सोया प्रदेश। क्या? सोया प्रदेश इसको बोलते हैं। उत्तर प्रदेश को उपजाऊ धरातलीय बेसिन तो है नहीं यहाँ पे, तो ये गलत हो गया। महाराष्ट्र में नहीं। आपका ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश क्या कहा जाता है? आंध्र प्रदेश अगर आपसे पूछा जाए तो भारत का कोहिनूर कहा जाता है। बात क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। 15 नंबर था, 16 नंबर लेते हैं। इसमें क्या भैया? निम्नलिखित जनजातियों में कौन सी जनजाति केरल में पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए चेंचू, ऑप्शन नंबर बी डफला, ऑप्शन नंबर सी डाफर, ऑप्शन नंबर डी लेप्चा। बताइए भैया इसमें क्या होगा? इसमें कौन सा आपको सही लग रहा है ना? क्योंकि ये जो है आपसे कंटिन्यू ये प्रश्न पूछा जा रहा है, कौन सी जनजाति कहाँ की है, कैसे है ना। जैसे आप सबसे पहले है लेप्चा, कहाँ पे? सबसे पहले लेप्चा पे। लेप्चा कहाँ पाई जाती है? तो मेरे दोस्त मेरे भाई लेप्चा जनजाति सिक्किम की है। कहाँ की? सिक्किम की है। बात क्लियर? सिक्किम की है। फिर क्या? तो डाफर कहाँ की है? तो डाफर है, या यहीं पे आप कभी भील आ जाए, है ना, तो ये कहाँ? भील बंजारा ये कहाँ पे है? ये गुजरात में है, गुजरात या उधर फिर आंध्र क्या नाम, राजस्थान, है ना, ये सब पाए जाते हैं। फिर डफला भैया कहाँ पाई जाती है? डफला जो है ये अरुणाचल प्रदेश की है। कहाँ की है? अरुणाचल प्रदेश की है। अरुणाचल प्रदेश की है डफला। तो भैया जब ये 3 ऑप्शन गलत हो गए, ऑप्शन बी गलत, ऑप्शन सी गलत, ऑप्शन डी गलत। चेंचू कहाँ पाई जाती है? तो भैया चेंचू जनजाति कहाँ पाई जाती है? वो पाई जाती है आपके केरल में। बात क्लियर है? फिर अगर आपसे पूछ लिया जाए जनजाति के विषय में, ये सैम्पेन जनजाति कहाँ पाई जाती है? कौन सी जनजाति? सैम्पेन। तो इसका जवाब आप दीजिए सैम्पेन जनजाति। सैम्पेन जनजाति। तो देखिए सैम्पेन जनजाति जो है मेरे भाई, सैम्पेन जनजाति ये आंतरिक निकोबार द्वीप समूह में, कहाँ पे? आंतरिक निकोबार द्वीप समूह। धीरे धीरे छोटी छोटी वीडियो हम लेकर के आएंगे, जैसे जनजाति के ऊपर आ गया, या जो भारत तटरेखा क्षेत्र है वो आ गए, तो इन सब पे छोटी छोटी वीडियो एक आएगी। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, बेफिक्र रहिए, मैं आपको जीएस के लिए कमजोर नहीं होने दूंगा। चलिए ऑप्शन नंबर इसमें क्या है? सही है। अगला प्रश्न लेते हैं 17 नंबर। 17 नंबर में क्या भैया? बांग्लादेश में गंगा नदी किस नाम से पुकारा जाता है? बहुत ही नॉर्मल सा प्रश्न है और अभी बीपीएससी ने ही पूछ रखा था इसको। तो भैया भागीरथी होगा, मेघना होगा, महागंगा होगा या पद्मा होगा? बताओ भैया। इसमें तो आपको सोचना ही नहीं चाहिए, इसमें आपको सीधे सीधे बताना चाहिए कि साहब इसमें जो है जो गंगा नदी है। तो अब इस जब तक आप बता रहे गंगा नदी के बारे में, तब तक हम गंगा नदी के विषय में और पढ़ लेते हैं। तो भारत की सबसे लंबी नदी, भारत की सबसे लंबी नदी, भारत की सबसे लंबी नदी लंबाई है कितनी भैया? तो इसकी लंबाई जो है ये 25 किलोमीटर है ना। अच्छा अगर इसका उद्गम देख लिया जाए तो भैया उद्गम कहाँ से होता है? उद्गम होता है गंगोत्री से। कहाँ से? गंगोत्री हिमानी से होता है ना। और ये अपने मुहाने पर सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है।
मुहाने पर सबसे बड़ा डेल्टा, सबसे बड़ा डेल्टा जो बनाती है, सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा डेल्टा कहलाता है? सुंदरवन डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा, ये सुंदरवन डेल्टा कहलाता है, ये बनाती है, इसका निर्माण करती है ना, सबसे बड़ा डेल्टा। तो इसको सुंदरवन डेल्टा का और क्या बोलते हैं? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा इसको बोला जाता है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। तो भैया गंगा, इसमें अगर आप देखा जाए और इसको जब वहाँ से आती है बांग्लादेश में प्रवेश करते हैं, इसको किस नाम जानते हैं? तो इसको जाना जाता है पद्मा नाम से। तो ऑप्शन नंबर डी आपका पद्मा दिया, यही सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। 18 नंबर, बताओ भैया भारत में सर्वाधिक ऊंचाई वाला झरना कौन सा है? जोग झरना, कुंचिकल झरना, मीनमटी झरना या बरची पानी झरना? बताओ भैया इसका क्या आंसर देंगे आप, इसका क्या उत्तर आप देंगे? देखिए सबसे चौड़ा अगर बात करें, सबसे चौड़ा, जैसे कुछ लोग अगर जोग झरना की बात करना, तो ये सबसे चौड़ा जलप्रपात है। क्या है? सबसे चौड़ा जलप्रपात है ना। मीनमटी झरना नॉर्मल सा, ये भी गलत हो गया। बरची पानी भी गलत। तो कुंचिकल झरना भी हाल ही में ये प्रश्न आया था और बहुत फेमस प्रश्न है। हम लोग जो गरसोसपा जलप्रपात याद करके बैठे हुए, लेकिन यहाँ पे अगर आपसे सर्वाधिक ऊंचाई वाला पूछेगा तो क्या मारेंगे? कुंचिकल झरना मारेंगे, ऑप्शन नंबर बी, है ना। चलिए 19 नंबर लेते हैं। अब आओ भैया, मानसून शब्द की व्युत्पत्ति हुई है हिंदी भाषा से, स्पेनिश भाषा से, आंग्ल भाषा से या अरबी भाषा से? इसका तो जवाब आप दे ही सकते हैं। मानसून भाषा की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? पहले शब्द जान लीजिए, शब्द है कौन सा? तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, जो एक शब्द है मौसम। जैसे अगर आपसे यहाँ आज पूछा गया, कल कोई और चीज़ पूछे, तो मौसम शब्द, और ये मौसम शब्द किस भाषा का शब्द है? तो मौसम जो है ये मेरे भाई, मेरे दोस्त, ये किस भाषा का शब्द है? ये अरबी भाषा का शब्द है। किस भाषा का? अरबी भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर डी इसमें क्या है? सही हो जाएगा। मानसून शब्द की व्युत्पत्ति मौसम, अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। 20 नंबर। 20 नंबर में क्या है? वैज्ञानिकों जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो भाई आइंस्टीन ने किया था, डाल्टन ने किया था, न्यूटन ने किया था। न्यूटन ने तो बल का व्यंजक, बल की परिभाषा बताई थी, बल के व्यंजक बताए थे, है ना, बल के विषय में बताया था। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, इन्होंने परमाणु सिद्धांत। आइंस्टीन ने जो द्रव्यमान संरक्षण के लिए दिया था, आइंस्टीन का द्रव्यमान संरक्षण वाला। अब इसमें अगर आपको देखें तो ये भी द्रव्यमान संरक्षण के लिए था, ये परमाणु सिद्धांत के लिए था, और न्यूटन ने बल का व्यंजक दिया था। ये तीनों गलत। इसमें सही क्या है? ऑप्शन नंबर सी, कॉपरनिकस। इसने कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर, जैसे ये जो है पृथ्वी जो है ये सूर्य के चारों ओर, किसके? सूर्य के चारों ओर क्या? दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में। कैसे? दीर्घ वृत्ताकार, ये भी पूछा गया। दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में क्या करती है? ये घूमती रहती है। बात क्लियर है? तो इस प्रकार आपके 20 प्रश्न थे। उम्मीद करता हूं आपको ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।